नमस्कार मित्रों, संतोष और साइकोलॉजी चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत देखा था, उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी V.F. स्किनर महोदय का है, उसको देखेंगे। इसको जो है RS थ्योरी भी कहते हैं, रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। उस समय पावलोव महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ता बंधा हुआ था, लेकिन उसके सामने स्वाभाविक उद्दीपक जाता था तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता था, लार आ जाता था, कोई क्रिया नहीं करता था। लेकिन इन्होंने किस पे बल दिया है? इन्होंने क्रिया को महत्वपूर्ण स्थान माना है। इन्होंने किसको? क्रिया को महत्वपूर्ण स्थान माना है, उद्दीपक को महत्वपूर्ण स्थान नहीं माना है। और इन्होंने जो है बहुत से जानवरों पर प्रयोग किया था, बहुत से जानवरों पर प्रयोग किया था, लेकिन मुख्यतः इन्होंने दो जानवर प्रयोग किया, चूहा और कबूतर पर। चूहा और कबूतर पर देखते हैं। इसको कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। अब देखिए, इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं, जो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो इसको भी याद रखिएगा, यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अब देखिए, इन्होंने क्या प्रयोग किया था? इन्होंने प्रयोग किया था चूहा पर प्रयोग किया था। इसको हम कहते हैं स्किनरवास। दूसरा प्रयोग इन्होंने किया था जो है कबूतर पर, तो इसको कहते हैं हम कबूतर बॉक्स। अब अभी जो इसके पहले का प्रयोग था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है पावलोव महोदय का, उन्होंने प्रयोग किया था कुत्ता पर। तो कुत्ता उसमें क्या करता था? कुत्ता जो है निष्क्रिय रहता था, बस लार आ जाता था। और उसके पहले थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। तो बिल्ली के लिए महत्वपूर्ण क्या था? ASR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। उद्दीपक महत्वपूर्ण था। पिंजरे के बाहर जो है मछली रखी थी और वह क्या करती थी? वह क्रिया करती थी। तो थॉर्नडाइक महोदय ने भी उद्दीपक को महत्वपूर्ण स्थान दिया, न कि क्रिया को। लेकिन इन्होंने किसको स्थान दिया? इन्होंने क्रिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसीलिए इनको थ्योरी को जो है रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं। रिस्पांस को ज़्यादा महत्व दिया। इन्होंने कहा कि जो है उद्दीपक SR थ्योरी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि क्रिया महत्वपूर्ण है। अब देखिए, भोजन रखा था और चूहा था। चूहा क्या करता था? चूहा लीवर दबाता था और उसे भोजन मिल जाता था। तो यहाँ उद्दीपक का काम तो भोजन कर रहा है, लेकिन जो है मेन काम क्या है? मुख्य काम क्या है? मुख्य वर्ग क्या था? चूहा का लीवर दबाना। तो मुख्य इनका क्रिया को महत्वपूर्ण इन्होंने माना है, क्रिया को महत्वपूर्ण माना। अब इन्होंने कहा कि जो है SR थ्योरी जरूरी नहीं है, उद्दीपक जरूरी नहीं है, लेकिन भोजन के रूप में वह मिल जाता था। लेकिन इन्होंने किसको महत्व दिया? क्रिया को महत्व दिया। अब कभी कभी ऐसी कंडीशन आती थी कि भोजन नहीं रहता था, तब भी क्या करता था? चूहा जो है अपने पैर से लीवर के खटकों को क्या करता था? दबाता रहता था। तो इसी को कहते हैं सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। अब यह क्यों होता था? ऐसा क्यों होता था? तो इन्होंने जो कहा कि जो है वह क्या हो जाता था? उसकी क्रिया पुनर्बलित हो जाती थी, रीइंफोर्सेड हो जाती थी। उसकी क्रिया जो है पुनर्बलित हो जाती थी। इसलिए उद्दीपक के न रहने पर, कभी भोजन न रहता था, तब भी चूहा क्या करता था? चूहा जो है लीवर के खटके को दबाता रहता था। अब जो है जो उद्दीपक किस रूप में काम करता था?
उद्दीपक पुनर्बलन के रूप में काम करता था, लेकिन इन्होंने उद्दीपक को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रयोग इन्होंने किया कबूतर पे। अब कबूतर क्या था, कबूतर के लिए कबूतर बॉक्स बनाया इन्होंने, और कबूतर ऐसा बॉक्स था यह कि जो है कबूतर जो है क्या करता था, कुंजी पर चोंच मारता था तो उसको क्या मिल जाता था, दाना मिल जाता था। तो दाना क्या हुआ, उद्दीपक हुआ। लेकिन जो है कबूतर क्या कर रहा था, चोंच मार रहा था, क्रिया कर रहा था। यह महत्वपूर्ण है, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत इसलिए कहते हैं। ठीक, तो चोंच मार रहा था, बार बार मार रहा था, और कभी कभी ऐसा था कि दाना नहीं रहता था, उद्दीपक नहीं रहता था, तब भी क्या करता था, वह चोंच मारता रहता था। तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कि उसकी क्रिया क्या हो गई थी, उसकी क्रिया पुनर्बलित हो गई थी, उसकी आदत हो गई थी। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं इसी को, क्योंकि इन्होंने किसको महत्वपूर्ण स्थान दिया, इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया क्रिया को, सक्रिय को। इन्होंने कहा कि कोई एसआर बांड होना जरूरी नहीं है, ठीक, क्योंकि वह उसके आदत में आ गया, उसकी क्रिया क्या हो गई, पुनर्बलित हो गई, रीइंफोर्समेंट हो गई। तो इन्होंने किसको महत्व दिया, क्रिया को महत्व दिया, कि भोजन न रहने के बाद, उद्दीपक न रहने के बाद भी जो है वह क्या करता था, निरंतर चोंच मारता रहता था। इसलिए इनके सिद्धांत को मित्रों जो है रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं। रिस्पांस मतलब होता है क्रिया, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। अब देखिए इन्होंने जो है दो प्रकार के व्यवहार माने हैं। पहला प्रतिक्रियात्मक या प्रतिपादित व्यवहार, जो उत्तेजना के पूर्ण नियंत्रण में रहता है। जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या था, वह उद्दीपक के नियंत्रण में था। अब कुत्ते के सामने भोजन आता था, लार, फिर क्या होता था, लार आ जाता था। अब जैसे आँख के सामने अगर तेज रोशनी आती है तो क्या होता है, आँख बंद हो जाता है। या कोई गर्म चीज पे हम लोग का हाथ पड़ जाता है तो हाथ हम लोग का क्या होता है, स्वतः हट जाता है। तो यह किसके नियंत्रण में है, यह उद्दीपक या उत्तेजना के नियंत्रण में है। इसको हम कहते हैं प्रतिक्रियात्मक या प्रतिपादित व्यवहार। और दूसरा क्या है, दूसरा सक्रिय या उत्सर्जित व्यवहार। यह उद्दीपक के नियंत्रण में नहीं होता है, यह परिणाम पर आधारित होता है कि हमको जो है क्रिया करने के पश्चात क्या पुनर्बलन मिल रहा है। तो इसी से इन्होंने जो किसका सिद्धांत दिया, पुनर्बलन का भी सिद्धांत को अपने थ्योरी में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, पुनर्बलन के सिद्धांत का किसने अपने थ्योरी में ज़्यादा प्रयोग किया, किसने प्रयोग किया, तो स्किनर महोदय ने। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो हल महोदय ने। इसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या, अब परिणाम पर आधारित थी। अब परिणाम में जो है वह चोंच मारता था तो क्या मिलता था उसको, भोजन मिलता था। तो भोजन को इन्होंने उद्दीपक नहीं माना, इन्होंने कहा कि जो है जो भी उसको संतुष्टि मिलती थी उसको इन्होंने परिणाम माना, जो परिणाम पर आधारित माना। जो है बच्चे को जो है क्रिया करने के बाद जो भी पुनर्बलन मिलता है वह किस पर आधारित होता है, परिणाम पर आधारित होता है। इन्होंने कहा परिणाम महत्वपूर्ण होता है। परिणाम जब उसको मिलता है तो क्या होती है, उसकी क्रिया मजबूत हो जाती है। और बार बार जो है, बार बार भोजन न रहने पर भी दोनों क्या करते हैं, अपने क्रिया को करते रहते हैं और क्रिया क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो इन्होंने किसको महत्व दिया, इन्होंने याद रखिएगा क्रिया को महत्व दिया। इसलिए इनके सिद्धांत को सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने कहा कि कोई जो है एसआर बॉन्ड जरूरी नहीं है क्रिया के लिए। अब इनके सिद्धांत को आते हैं नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए जो है कई बार पूछ चुका है कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है। तो नैमित्तिक का अर्थ होता है कुछ प्राप्त हुआ या संपन्न हुआ, कुछ प्राप्त हुआ या संपन्न हुआ। तो यह भोजन की प्राप्ति में या दुख दंड के निवारण में सहायक होता है। तो अब जब कबूतर क्रिया कर रहा था
चूहा क्रिया कर रहा था तो उसको क्या मिल रहा था, उसको भोजन मिल रहा था, उसको कुछ प्राप्त हुआ। तो इसको इन्होंने उद्दीपक के रूप में परिभाषित नहीं किया, इन्होंने परिणाम के रूप में परिभाषित किया है कि अगर अब जो है बच्चा सक्रिय रहता है, कार्य करता है, उसकी क्रिया मजबूत हो जाती है, निरंतर मजबूत हो जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है पढ़ने की, तो उसको पुनर्बलन के रूप में क्या मिलता है, परिणाम मिलता है। अब इस सिद्धांत का देखिए क्या महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिद्धांत से बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है। इस सिद्धांत से जो है बालक प्रेरित होकर कार्य करता है, और इस सिद्धांत में क्या होता है, पुनर्बलन मिलता है। और जब बार बार वह पढ़ेगा तो उसको कुछ न कुछ जो है अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जो है सफलता मिलेंगी, तो उसकी पढ़ने की जो है गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पुनर्बलन भी मिलता है। अब पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, तो पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर धनात्मक पुनर्बलन हम बच्चों को देते हैं तो उनका क्या होता है, उनका सकारात्मक रूप में विकास होता है। अगर नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन देते हैं, दंड देंगे, तो फिर क्या होता है, फिर वो भागते हैं, पढ़ाई से भागते हैं। तो वर्तमान में शिक्षा जगत में जो है इस थ्योरी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने किसको महत्वपूर्ण स्थान दिया, इन्होंने क्रिया पर बल दिया। किसको महत्वपूर्ण स्थान दिया, क्रिया को महत्वपूर्ण स्थान दिया। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला सिद्धांत देखते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है जीवन, संपूर्ण जीवन को 8 चरणों में विभाजित करके अध्ययन किया। ठीक है, और मनोसामाजिक सिद्धांत क्यों कहते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि इसमें हमारे सामाजिक कंडीशन, हमारी संवेगात्मक, हमारी सांस्कृतिक, हमारी मानसिक स्थिति को उन्होंने क्या किया, जोड़ के अध्ययन किया। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन महोदय का है। एरिक्सन भी कभी कभी लिखा रहता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने संपूर्ण जीवन को 8 चरणों में बांटा जो है, और जो है उसको किससे जोड़ के अध्ययन किया, हमारे जो है मानसिक, हमारे इमोशनल संवेग से, इमोशन से, हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, और हमारी संपूर्ण मनोदशा से, कि हम बचपन से लेकर जो है रिटायर होने तक 60 वर्ष के ऊपर तक हमारी मनोदशा क्या क्या रहती है, क्या क्या गतिविधियां हम करते हैं। तो इसी को उन्होंने जो है 8 चरणों में बांटा। अगर इसका हम अध्ययन कर लेते हैं तो इससे जो है क्या होता है, जीवन जीना आसान हो जाता है। तो इसलिए जो है इसको भी बीएड और बीटीसी के अंतर्गत रखा गया। तो पहला इनका क्या था, पहला था विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी उम्र 1 वर्ष। दूसरा स्वायत्तता बनाम शर्म, यह 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष। तीसरा पहल बनाम अपराध बोध, अपराध बोध 3 से 5 वर्ष। 3 से 5 वर्ष। पाठशाला जाने की प्रारंभिक उम्र, जाने की प्रारंभिक आयु। चौथा परिश्रम बनाम हीन भावना। छह से 12 वर्ष।
पहचान बनाम पहचान भ्रांति 12 से 18। अगला है आत्मीयता बनाम अलगाव 20 से 30 वर्ष। फिर अगला है जननात्मकता बनाम स्थिरता 40 से 50 वर्ष। फिर अगला है संपूर्णता बनाम निराशा 60 वर्ष से ऊपर। 60 वर्ष से ऊपर। तीनों ने इसको जो है कितने भागों में विभाजित किया? संपूर्ण जीवन को 8 भागों में विभाजित किया। और इन्होंने बताने का प्रयास किया कि इस उम्र से लेकर इस उम्र तक क्या मनोदशा रहती है और क्या क्या हम सोचते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। तो कभी जो है सही कार्य हो जाते हैं, कभी गलत काम हो जाते हैं। अगर इन समस्त चीज़ों का हम याद रखेंगे, इन्होंने इसलिए जो है थ्योरी अपना दिया कि इस समस्त चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम सकारात्मक चीज़ें करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहली अवस्था में बालक को क्या होता है? विश्वास बनाम अविश्वास। देखिए, उस 1 साल का बच्चा जो है कभी कभी जो है किसके पास जाता है? माता पिता के पास जाता है, घर के जो सदस्य रहते हैं उनके पास जाता है, तो उनके पे विश्वास करता है। लेकिन कोई जो है अपरिचित आ जाता है, जिसको पहचान नहीं रहा होता है, तो उसके पास चला जाता है, लेकिन तुरंत फिर कहाँ? अपने मम्मी के पास आ जाता है। तो इसको विश्वास रहता है और अविश्वास भी रहता है। विश्वास किस पे करता है? जिनके करीब रहता है। और अविश्वास किस पे करता है? जिनको नहीं जानता है। अचानक जो है उसकी मुलाकात होती। मम्मी अगर किसी को दे दी, लेकिन तुरंत अपनी मम्मी के पास आ जाता है, तो इसको विश्वास बनाम विश्वास, पहला वर्ष। दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म 1 से 3 वर्ष। ठीक। अब इसमें क्या? अपने को स्वतंत्र महसूस करता है, अपने को जो है स्वतंत्र महसूस करता है, खेलता कूदता रहता है। लेकिन कभी कभी जो है गलती हो जाती है, कुछ बोलना है तो कुछ बोल देता है, तो फिर क्या? फिर उसको शर्म आ जाती है। तो यह 1 से 3 वर्ष। कोई गलती हो जाती है, बच्चा रहता है, पहले तो अपने को स्वतंत्र महसूस करता है, अपना खेलता कूदता रहता है, लेकिन कभी कभी जो है खेलने कूदने में जो है क्या होती है? गलती महसूस हो जाती है, गलती कर जाता है, तो उसको शर्म आ जाता है। ठीक। अब कभी कभी जो है छोटे बच्चे जो है बड़े, अगर उनको आप प्रोत्साहित करिए तो बड़े खुश रहते हैं कि देखो दादाजी हैं, ये आंटी हैं, ये दादी जी हैं, तो नमस्ते बंदगी करेंगे, जो है खूब नमस्ते करेंगे जो है। और माता पिता भी खुश रहते हैं कि देखो हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी जो है आंटी आ जाती हैं या दादी आ जाती हैं, मम्मी कहती रहती हैं कि बेटा नमस्ते कर दो, लेकिन वो शर्मा जाता है, उसको शर्म आ जाती है, तो वो कुछ बोलता ही नहीं। तो एक कंडीशन होती है, स्वायत्तता बनाम शर्म। अब खुश रहेगा तो अपने से कहेगा, खुश रहेगा तो अपने से जो है छत पे रहेगा तो वहाँ से चिल्लाएगा दादाजी नमस्ते। लेकिन जो है कभी कभी जो है एकदम शांत हो जाता है। फिर अगला है पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध। अब देखिए, यह पाठ 3 से 5 वर्ष है। यह पाठशाला जाने की प्रारंभिक आयु है। इस उम्र में जो है माता पिता जो है पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को स्कूल भेजने का सोचने लगते हैं। तो पहल बनाम अपराध। अब देखिए, जो है बहुत से काम करता है, पहल अपने से करेगा जो है, लेकिन गलती हो जाती है उससे, तो वह क्या करता है? उसके अंदर जो है लगता है कि नहीं, अब हमसे गलती हो गई, तो पहल भी करता है। और अपने को जो है अगर गलत काम हो जाता है तो लगता है कि नहीं हमसे गलती हो गई। तो यह पाठशाला जाने की प्रारंभिक उम्र है। फिर अगला है परिश्रम बनाम हीन भावना 6 से 12 वर्ष। देखिए, इस उम्र के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं। अगर उनको शिक्षा क्या माता पिता
सही रूप से प्रोत्साहित करे तो इनके अंदर बहुत ऊर्जा होती है, बस इनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत होती है। तो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन अगर कभी कभी जो है इनको मेहनत का फल नहीं मिलता है तो इनका अंदर कैसी भावना आ जाती है, हीन भावना आ जाती है। लेकिन हीन भावना को कौन निकाल सकता है? माता पिता या शिक्षक। माता पिता इनको प्रेरित करके, शिक्षक इनको प्रेरित करके, क्योंकि इनके अंदर कंपटीशन की बहुत भावना होती है। अगर इनको आप प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं तुम सबसे अच्छे हो, तो फिर ये क्या करते हैं, खूब मन लगा के पढ़ते हैं, पढ़ने से भागते नहीं हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है क्या बहुत उत्साह रहता है और बहुत ऊर्जा भी रहती है, बहुत ऊर्जा रहती है, और ये आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में माता पिता और शिक्षक को इनको प्रेरित करके आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। फिर अगला है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। देखिए 12 से 18 वर्ष, अब इस उम्र में जो है ये लगभग किशोरावस्था की उम्र होती है। इसमें मनोदशा क्या होती है? मनोदशा अस्थिर रहती है। कभी लगता है कि नहीं हमारा समाज में कुछ अस्तित्व है, हमको सब लोग जो है सम्मान दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लगता है कि हमारा कोई वजूद नहीं है। तो पहचान, ये अपने जो है अपने पहचान के लिए ही क्या करते हैं, अपनी पहचान बनाने में ही क्या करते हैं, जो है ये परेशान रहते हैं कि हमको जो लोग महत्व दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या कभी कभी लगता है कि महत्व मिल रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि महत्व नहीं मिल रहा है। तो अगर महत्व मिल रहा होता है इस उम्र में तो बड़े खुश हो जाते हैं, चलो हमको सब लोग जान रहे हैं। अपने अंदर से इनको क्या होती है, सुखद अनुभूति होती है। लेकिन कभी कभी जो है कोई गलती कर देते हैं तो डांट सुन जाते हैं, तो लगता है कि हमारा वजूद नहीं है। तो पहचान बनाम पहचान भ्रांति। फिर अगला उम्र है आत्मीयता बनाम अलगाव, 20 से 30 वर्ष। 20 से 30 वर्ष। अब देखिए इस उम्र में क्या होता है, इस उम्र में कभी कभी सभी को, अधिकांश लोगों को किसी न किसी से क्या होता है, आत्मीयता हो जाता है, प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। ठीक, सेक्स अपोजिट के प्रति ही नहीं, किसी से भी लगाव हो जाता है। स्वतंत्र मित्रता हो जाती है, जैसे लड़के ही लड़कों का दोस्त हो गए, जो दो लड़के दो आपस में बड़े परम मित्र हो गए, और क्या करते हैं, बिना उनके कहीं जाएंगे नहीं। रिश्तेदारी जाना है तो चलो भाई चलना है, हाँ चल दिए। अब यह नहीं सोच रहे हैं कि हमारे पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना पढ़े लिखेंगे, उनके साथ जाएँ रिश्तेदारी। अब 4 दिन वहाँ रह गए तो 4 दिन रह गए। या किसी से जो है प्रेम हो जाता है, लड़की लड़के से ही, तो क्या करते हैं, प्रेम को निभाते हैं, मन से निभाते हैं, अपना लाभ हानि नहीं सोचते हैं। लेकिन अब सोचना चाहिए कि हमको पढ़ना लिखना है कि जो है प्रेम ही निभाना है, तो आत्मीयता हो जाती है, घोर आत्मीयता हो जाती है। उनको सही गलत नहीं लगता, उनको लगता है कि नहीं हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, इसके प्रति जो भी करना है करना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, फिर ये अपने आप कुछ समय के पश्चात अलगाव भी हो जाता है। तो आत्मीयता बनाम अलगाव, तो ये जो है 20 से 30 वर्ष, किसी से स्वच्छ मित्रता बन हो जाती है, और कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि फिर अलगाव हो जाता है, फिर अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। तो ये कंडीशन बनती है। फिर अगला है जननात्मकता बनाम स्थिरता। अब देखिए इन्होंने उम्र थोड़ा इस तरह अपना बताया है, तो उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो जननात्मकता बनाम स्थिरता 40 से 50 वर्ष, इसको मान लीजिए 30 से 50 वर्ष, तो 40 से 50 वर्ष। अब इसमें क्या होता है, इस उम्र में शादी विवाह होता है। अब क्या होता है, अब व्यक्ति क्या, जब शादी विवाह होता है तो स्थिर हो जाता है, जननात्मकता बनाम स्थिरता आ जाती है। अब वह अपनी बाल बच्चे पैदा होते हैं, अब क्या करता है, सारी आत्मीयता को जो है रख देता है। अब बाल बच्चे पैदा होते हैं, उनको पढ़ाता लिखाता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है। घर मकान बनवाना होता है तो घर मकान बनवा लेता है, उनको पढ़ाता लिखाता है, और उनको अपने पैर पे खड़े करने में अग्रसर रहता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर दिक्कत होगी ना। तो अपने भविष्य के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो आत्मीयता में ही परेशान रहते हैं।
अब बच्चे को पढ़ाना तो उसको पैसा नहीं देंगे, रिश्तेदारी में अगर पैसा देना है तो पैसा सब आ जाएगा। अब इनको ये नहीं पता है कि हमारी सुरक्षा किसके भविष्य में है। अगर हमारे बेटी बेटा जो है पढ़ लिख के अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे तो उससे हमारा भविष्य सुरक्षित है कि जो है हम चलें रिश्तेदारी नातेदारी में 24 घंटा उसी में दिमाग लगाए रहें कि जो है साली का शादी करवाना है तो सरहज को जो है गिफ्ट देना है। तो कुछ लोग इसी में परेशान रहते हैं, उन्हीं से आत्मीयता बनाए रखते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग बाद में रोते हैं। लेकिन जो माता पिता सक्रिय रहकर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं और उनके बच्चे अगर कहीं ना कहीं लायक हो जाते हैं तो उनको क्या मिलती है, उनको संतुष्टि मिलती है कि चलो जो है हम भी लायक हैं, हमने भी कुछ अपने जीवन में किया और हमारे बच्चे भी अपने पैर पे खड़े हो गए, अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं या कुछ भी रोजगार करते हैं या नौकरी पा जाते हैं तो सभी माता पिता को क्या रहता है, सुकून रहता है। लेकिन कब होगा, जब उनके प्रति आप समर्पित रहेंगे, लगे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई संबंधी जो चीज़ें उनकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, तब ना। अब पता लगा दूसरे से आत्मीयता लगाए बैठे हैं आप, अपना ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, रिश्तेदारी नातेदारी में 24 घंटा आपका वहीं ध्यान लगा हुआ है, बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, वो भी परेशान रहेंगे, जो है पैसा ही नहीं रहेगा, तनाव में रहेंगे। ठीक। फिर अगला का क्या है, संपूर्णता बनाम निराशा। यह 60 वर्ष के ऊपर की बात होती है। अब देखिए अंतिम चरण होता है, 60 वर्ष के ऊपर क्या होता है, अब जो है इसको जो है रिटायरमेंट की उम्र भी कहते हैं, या जो है रोजगार कर रहे हैं तब भी उस कंडीशन में क्या होती है, तब भी जो है अब हाथ पैर सभी का क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। सभी बुजुर्ग होते हैं, बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, नौजवान होता है, फिर उसकी उम्र बढ़ती जाती है, अंततः उम्र तो बढ़ती ही जाएगी ना, इस पौरुष क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो 60 वर्ष के बाद जो है पुरुष की या महिला की पौरुष कम हो जाती है। तो फिर अब इस कंडीशन में आके या प्राइवेट काम कर रहा है तभी वह काम करना कम कर देगा, या जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तभी रिटायर हो जाता है। तो उस कंडीशन में वह सोचता है अपने संपूर्ण जीवन को, इस संपूर्ण जीवन को बुजुर्ग लोग क्या, इन्होंने मनोदशा सभी बच्चे से लेकर जो बुजुर्ग तक जो है लोगों का मनोदशा का वर्णन किया है। तो लास्ट उम्र में क्या करता है, आराम से बैठे रहता है और अपने जीवन के संपूर्ण भाग को टुकड़ों टुकड़ों में याद करता है कि बचपन में मैंने क्या किया था, ठीक है, फिर जो है बाल्यावस्था में क्या किया था, सब कुछ उसको याद आता है। किशोरावस्था में क्या किया था, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़ना चाहिए तो घूम रहे थे वहाँ, फिर उसके बाद अगली उम्र में क्या किया था, फिर इसी तरह पूरे अपने जीवन को टुकड़े टुकड़े में सोचता है। फिर जो है घर मकान बनवाना चाहिए था, बच्चों को पढ़ाना चाहिए था तो पढ़ाए नहीं थे, तो सब उसको याद आता है। अगर वह अपने जीवन में सफल रहता है, संपूर्ण कार्य अच्छे से किया होता है, घर मकान बनवा लेता है, यही लोग, कितना लोग क्या करते हैं, घर मकान बना लेते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे लोग, जो है सभी लोग यही करते हैं। ठीक, कुछ समाज सेवा कर लेते हैं। तो अगर जो है वह अपने संपूर्ण जीवन से खुश है, संतुष्ट है, चलो हमने काम कर लिया, जो है बाल बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, शादी विवाह कर दिया, सब अपने पैर पे हैं, सब अपनी जगह हैं, अच्छे से हैं, तो वह सोचता है तो उसको सुखद अनुभूति होती है और आराम से जो है बैठ के टीवी देखता रहता है, बहू को ऑर्डर देता रहता है, बहू खाना ले आओ, बहू पानी ले आओ, चाय ले आओ, सब उसको इज्जत से सम्मान से मिलता रहता है और अपना टीवी चालू करके रिमोट घुमाता रहता है। और अगर जो है उसने जो है अपना काम सही से नहीं किया है, बस जीवन क्या कोरा कागज की तरह ही बीत गया, जब उसको वो करना चाहिए था दूसरा काम कर रहा था, जब उसको पढ़ना चाहिए था तो मित्रता निभा रहा था, जब उसको जो अपने बाल बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, अपने पढ़ना चाहिए था तो रिश्तेदारी निभा रहा था। रिश्तेदारी निभाना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ रिश्तेदारी नहीं निभाना चाहिए, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सभी को काम
सभी के काम आना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं कि अपना लुटा के फिर दूसरे का जो है आप देखिए जो है, तो ये भी उचित नहीं है। इन्होंने यही बताया है मनोसामाजिक सिद्धांत में। तो अगर वह जो है उसको अपने जीवन को फिर टुकड़े टुकड़े में सभी लोग देखते हैं, तो फिर देखता है कि अब वहाँ पढ़ना चाहिए तो पढ़े नहीं, वहाँ जो है घूमना चाहिए था तो अब बेवजह घूम रहे थे, पढ़ना चाहिए तो बेवजह घूम रहे थे। फिर जो है अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए था तो कोई दूसरा काम कर रहे थे, आत्मीयता निभाए पड़े थे। फिर अगर ऐसा किए होते तो ऐसा हो जाता, ऐसा किए होते तो ऐसा हो जाता। तो अगर जो है देखता है कि मेरे बाल बच्चे अभी घूम रहे हैं नालायकों की तरह, जो है लड़की है उसकी शादी भी नहीं हुई, तो ये सब क्या है, ये सब दुखद अनुभूति होती है। यह क्या होती है, दुखद अनुभूति होती है। खाना भी नहीं मिल रहा है उसको, चाय पानी भी नहीं मिल रहा है, बहू से खाना मांग रही तो बहू तो दे रही, लेकिन थाली पटक के दे रही है कि क्या किए हो तुम जीवन में। लड़के भी जो है कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार हैं, कुछ कह रहे हैं तो जो है उल्टा चढ़ जा रहे हैं, डांटने लग रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब निराशा है। तो एरिक्सन महोदय ने जो मन को जोड़ते हुए, संवेग को जोड़ते हुए, इमोशन को जोड़ते हुए जो है संपूर्ण जीवन की मनोदशा का वर्णन किया और कहा कि संपूर्ण जीवन में हमको क्या क्या कार्य करने चाहिए, किस उम्र में क्या करने चाहिए। अगर हम सही तरीके से अपने कार्य को करते हैं तो हम जीवन में अपने सफल हो सकते हैं, अपने सफल रहेंगे और हमको क्या रहेगी, आत्मसंतुष्टि रहेगी। तो शिक्षा जगत में बीएड बीटीसी करने वालों के लिए जो है या किसी के लिए जो है मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसको याद रखिएगा मित्रों, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन। एक सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत या आरएस थ्योरी या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक, किसका है, स्किनर का। तो इसको याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा आप लोग जो है। अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखिए सारे कोर्स जो है, मेरा प्रयास है कि सारे कोर्स जो है सी टेट और टेट का है तो व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। और आप देखिए एक बात और मैं कहता हूँ, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं मन से, जितना भी है सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई गर्व की बात नहीं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा करेंगे जो है। ठीक है मित्रों, जो है अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।